इस क्लास में हम कक्षा 9 हिंदी काव्य के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी काव्य का भूमिका देखते हैं। तो शुरू करते हैं। कविता क्या है? सबसे पहले क्या है कविता क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। काव्य उस छंदोबद्ध एवं लयात्मक साहित्यिक रचना को कहते हैं जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करती है। समझ में आया क्या कह रहा है? कह रहा है कि कविता वह छंदोबद्ध एवं लयात्मक साहित्यिक रचना को कहते हैं जो श्रोता मतलब सुनने वाला और पाठक मतलब पढ़ने वाला के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करती है। आनंद मतलब खुशी। चिंतन की अपेक्षा काव्य में भावनाओं की प्रधानता होती है। उसका उद्देश्य सौंदर्य की अनुभूति से आनंद की प्राप्ति है। आनंद मतलब खुशी। प्रसन्नता। आनुवांशिक रूप से कविता भाषा की भी समृद्धि करती है, किंतु मूलतः वह आनंद का साधन है। आनंद मतलब प्रसन्नता का या खुशी का। तर्क, युक्ति एवं चमत्कार मात्र का आश्रय न लेकर कवि रसानुभूति का समवेत प्रभाव उत्पन्न करता है। अतः कविता में यथार्थ का यथारूप चित्रण नहीं मिलता, वरन यथार्थ को कवि जिस रूप में देखता है तथा जिस रूप में उससे प्रभावित होता है उसी का चित्रण करता है। कवि का सत्य सामान्य सत्य से भिन्न प्रतीत होता है। भिन्न मतलब अलग। वह इसी प्रभाव को दिखाने के लिए अतिशयोक्ति का सहारा भी लेता है। अतः काव्य में अतिशयोक्ति दोष न होकर अलंकार बन जाता है। अब देखते हैं कविता के विषय। मूलतः मानव ही काव्य का विषय है। जब कवि पशु पक्षी अथवा निसर्ग का वर्णन करता है तब भी वह मानव भावनाओं का ही चित्रण करता है। व्यक्ति और समाज के जीवन का कोई भी पक्ष काव्य का विषय बन सकता है। आज के कवि का ध्यान जीवन के सामान्य एवं उपेक्षित पक्ष की ओर भी गया है। उसके विषय महापुरुषों तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह छिपकली, केचुआ आदि पर भी काव्य रचना करने लगा है। उन्नत विषय, भाव, विचार एवं आदर्श जीवन का संदेश कविता को अलग अलग हैं। संगीत का आनंद मूलतः नाद का आनंद है, जबकि काव्य में मूल आनंद अर्थ का है और संगीत में मूल आनंद नाद का होता है। कविता में नाद का सौंदर्य अर्थ का ही अनुगामी होता है। सदृश विधान देखते हैं। कविता भाव प्रधान होती है। अपने भावों को पाठक के हृदय तक पहुंचाने के लिए कवि वर्ण विषयों के सदृश अन्य वस्तु व्यापार प्रस्तुत करता है, जैसे कमल के सदृश नेत्र, चंद्र सा मुख, सिंह के समान वीर। इसी को सदृश विधान या अप्रस्तुत योजना कहते हैं। अब देखते हैं शब्द शक्ति। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। क्या कह रहा है कि शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। यहाँ पे शब्द का अर्थबोध, बोध माने जानकारी कराना। शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति है। शब्द शक्तियाँ 3 हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्तियाँ कितनी हैं? 3 हैं। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है। अभिधा से क्या होता है? मुख्य अर्थ का बोध होता है, यानी पता चलता है, तथा मुख्य अर्थ में बाधा होने पर लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है। अंत में व्यंजना से अर्थ मिलता है। कवि का अभिप्रेत अर्थ मुख्यार्थ तक ही सीमित नहीं रहता। कविता का आनंद लेने के लिए शब्दों के लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तक पहुंचना आवश्यक होता है। लक्ष्यार्थ मतलब लक्ष्य तक, लक्ष्य के अर्थ तक, और व्यंग्यार्थ मतलब व्यंग के अर्थ तक। कवि फूलों को हंसता हुआ और मुख को मुरझाया हुआ कहना पसंद करते हैं। सामान्यतः हंसना मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता है और मुरझाना फूल के लिए, परंतु मुख्यार्थ जाने बिना हम लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ
तक नहीं पहुंच सकते। आगे देखते हैं। कवि भी बड़ी सावधानी से शब्द रचना करता है। कविता के शब्दों का आग्रह जिधर सहज रूप में पड़े, पाठक अथवा श्रोता को उधर अभिमुख होना चाहिए। कविता के सौंदर्य तत्व के बारे में देखते हैं। कविता के निम्नांकित सौंदर्य तत्व हैं। पहला है भाव सौंदर्य, दूसरा है विचार सौंदर्य, तीसरा है नाद सौंदर्य और चौथा है अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। अब इसके बारे में देखते हैं क्रम से। सबसे पहले नंबर है भाव सौंदर्य। इसके बारे में देखते हैं। प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि का विभिन्न परिस्थितियों में मर्म स्पर्शी चित्रण ही भाव सौंदर्य है। भाव सौंदर्य को ही साहित्य शास्त्रियों ने रस कहा है। किसको? भाव सौंदर्य को ही साहित्यिक शास्त्रियों ने रस कहा है। शास्त्रियों मतलब विद्वानों ने। प्राचीन आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, रौद्र, शांत, भयानक, अद्भुत तथा विभत्स, ये 9 रस कविता में माने जाते हैं। रस कितने होते हैं? 9। कौन कौन से? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस, अद्भुत रस तथा विभत्स रस, ये सभी 9 रस हैं। तो कविता में कितने रस माने जाते हैं? 9 रस। याद रखने वाली बात है। परवर्ती आचार्यों ने वात्सल्य और भक्ति को भी अलग रस माना है। सूर्य के बाल वर्णन में वात्सल्य का, गोपी प्रेम में श्रृंगार रस का, भूषण की शिवा बावनी में वीर रस का चित्रण है। भाव, विभाव और अनुभाव के योग से रस की सृष्टि होती है। किस किस से रस की सृष्टि होती है यानी रचना होती है? भाव, विभाव और अनुभाव के योग से, यानी इन तीनों के मिलने से रस की सृष्टि होती है। रस का संक्षिप्त वर्णन परिशिष्ट 3 में दिया गया है, यानी इसके बारे में आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है विचार सौंदर्य के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। विचारों की उच्चता से काव्य में गरिमा आती है। गरिमापूर्ण कविताएं प्रेरणादायक भी सिद्ध होती हैं। उत्तम विचारों एवं नैतिक मूल्यों के कारण ही कबीर, रहीम और तुलसी के नीतिपरक दोहे और गिरधर की कुंडलियां अमर हैं। इनसे जीवन की व्यवहारिक शिक्षा, अनुभव तथा प्रेरणा प्राप्त होती है। आज की कविता में विचार सौंदर्य के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं। गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता और देश प्रेम आदि का विचार सौंदर्य है। दिनकर के काव्य में सत्य, अहिंसा एवं अन्य मानवीय मूल्य हैं। प्रसाद की कविता में राष्ट्रीयता, संस्कृति और गौरवपूर्ण अतीत के रूप में विचारों का सौंदर्य देखा जा सकता है। आधुनिक प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवि जनसाधारण का चित्रण, शोषितों एवं दीनहीनों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति विरोध आदि प्रगतिवादी विचारों का ही वर्णन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, शोषितों मतलब जो किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं, दीनहीन मतलब गरीब दुखियों के लिए, सहानुभूति मतलब दया, शोषकों का मतलब क्या होता है? जो किसी के ऊपर अपना हक जताए या किसी को मारे पीटे उनके विरोध में, यानी उनके हित में कविता का रचना किया गया था। अगला तीसरा नंबर देखते हैं नाद सौंदर्य। कविता छंदबद्ध रचना है। छंद नाद सौंदर्य की सृष्टि करता है। छंद के द्वारा कविता में लय, तुक, गति और प्रवाह का समावेश होता है। समावेश मतलब एक साथ। वर्ण और शब्द के सार्थक और समुचित विन्यास से कविता में नाद, सौंदर्य और संगीतात्मकता आ जाती है, जिससे कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। यह सौंदर्य श्रोता और पाठक के हृदय में आकर्षण पैदा कर देता है। यहाँ पर श्रोता, अभी हमने बताया, श्रोता मतलब सुनने वाला और पाठक मतलब पढ़ने वाला होता है। वर्णों की बार बार आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार वही वर्ण दोहराया जाता है। आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। विभिन्न अर्थ वाले एक ही शब्द के बार बार प्रयोग यमक कहलाता है। प्रयोग से भी कविता में नाद सौंदर्य का समावेश होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। उदाहरण में क्या है? खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। ये किसका उदाहरण है? आवृत्ति मतलब कोई भी वर्ण या शब्द बार बार जो आता है उसी का उदाहरण है। इसके आगे यहाँ पक्षियों के कलरव में नाद सौंदर्य को देखा जा सकता है।
खग मतलब पक्षी होता है, कुल मतलब पक्षियों की जाति, और कुल कुल से मतलब बोल रहा है। कवि ने शब्दों के माध्यम से नाद सौंदर्य के साथ पक्षियों के समुदाय और हिलते हुए पत्तों का चित्र भी प्रस्तुत कर दिया है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा अथवा कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी में मेघों का गर्जन तर्जन तथा नूपुर की ध्वनि का सुमधुर स्वर क्रमशः है। इन दोनों ही स्थलों पर नाद सौंदर्य ने भाव को स्पष्ट भी किया है और नाद बिंब को साकार कर भाव को गरिमा भी प्रदान की है। बिहारी के निम्नलिखित दोहे में वायु रूपी कुंजर की चाल का वर्णन है। शब्दों की ध्वनि में हाथी के घंटे की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। कवि की शब्द योजना में चित्र साकार हो उठा है। यहाँ पे देखते हैं, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधु नीर मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। यहाँ पर हाथी के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार घनन घनन बज उठी गरज तत्क्षण रणभेरी में मानो रणभेरी प्रत्यक्ष ही बज उठी है। आदि मध्य अथवा अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से भी नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। उदाहरण जैसे देखते हैं, कह रहा है डलमल डलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा। इन पंक्तियों में नदी का कल कल निनाद मुखरित हो उठा है। पदों की आवृत्ति से भी नाद सौंदर्य में वृद्धि होती है। जैसे माई री वाह मुख की मुस्कान संभारी ना जय हैं ना जय हैं ना जय हैं। अथवा हमको लिख्यो हैं कहा हमको लिख्यो है कहाँ हमको लिख्यो है कहा कहन सबें लगी। ये उदाहरण है। समझ में नहीं आता तो वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से देखिए, समझ में आएगा। साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसमें जिस वस्तु व्यापार और गुण के सदृश जो वस्तु व्यापार और गुण लाया जाए वह उसके भाव के अनुकूल हो। इन अप्रस्तुतों के सहयोग से कवि भाव सौंदर्य की अनुभूति सुलभ बनाता है। कभी रूप साम्य, कभी धर्म सत्य और कभी प्रभाव साम्य के आधार पर दृश्य बिंब उभार कर सौंदर्य व्यंजित करता है। जैसे इसके रूप देखते हैं। रूप साम्य के बारे में उदाहरण है, करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए, तब विस्फुरित होते हुए भुजदंड यों दर्शित हुए। दो पद्म सुंडों में लिए दो सुंड वाला गज कहीं, मर्दन करे उनको परस्पर तो मिले उपमा कहीं। सुंड के समान ही भुजदंड भी प्रचंड है और करतल अरुण तथा कोमल है। यह प्रभाव आकार साम्य से ही उत्पन्न हुआ है। इसके बाद धर्म साम्य देखते हैं। धर्म साम्य का उदाहरण, नव प्रभा परमोज्वल लीक सी गतिमती कुटिला फड़नी समा, दमकती दुरती घन अंक में विपुल केली कला खानी दामिनी। यहाँ पर फाड़नी मतलब सर्पिणी मतलब सांप नागिन और दामिनी दोनों का धर्म कुटिल गति है। दोनों ही आतंक का प्रभाव उत्पन्न करती हैं, यानी दोनों ही डराती हैं। आतंक मतलब डरा। भाव साम्य का उदाहरण देखते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौं जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। यह किसका उदाहरण है? भाव साम्य का। इस उदाहरण में यशोदा की विकलता को व्यक्त करने के लिए कवि ने कृष्ण को दुख रूपी जल निधि में डूबी का सहारा, प्राण प्यारा, नेत्र तारा, हृदय हमारा कहाँ है बताया गया है। अग्रलिखित पंक्तियों में सदृश्य द्वारा श्रद्धा के सहज सौंदर्य का चित्रण किया गया है। मेघों के बीच जैसे बिजली
तड़प कर चमक पैदा कर देती है, वैसे ही नीले वस्त्रों से घिरी श्रद्धा का सौंदर्य देखने वाले के मन पर प्रभाव डालता है। जैसे उदाहरण है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, लता भवन ते प्रगट भे ते अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु जलद पटल विल गाई। ये उदाहरण है, यहाँ पे लता भवन से प्रकट होते हुए दोनों भाइयों की उत्प्रेक्षा मेघ पटल से निकलते हुए दो चंद्रमाओं से की गई है। यहाँ पर किन की बात हो रही है? राम और लक्ष्मण दोनों भाई की बात यहाँ पर हो रही है। इसके आगे देखते हैं, काव्य स्वादन के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि कविता का आस्वादन उसके अर्थ ग्रहण में है, इसलिए पहले शब्दों का मुख्यार्थ समझना आवश्यक है। मुख्यार्थ मतलब मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ समझने के लिए अन्वय करना भी आवश्यक है, क्योंकि कविता की वाक्य संरचना में प्रायः शब्दों का वह क्रम नहीं रहता जो गद्य में होता है। अतः अन्वय से शब्दों का परस्पर संबंध स्पष्ट हो जाता है। प्रक्रिया में शब्द के वाक्यार्थ के साथ साथ उसमें निहित लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी स्पष्ट हो जाते हैं। कभी कविता में ऐसे शब्दों का भी अभिप्राय प्रयोग करता है जिनके स्थान पर उनके पर्याय नहीं रखे जा सकते। कभी कभी एक शब्द के एकाधिक अर्थ होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कभी कभी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। एकाधिक मतलब एक से अधिक। यानी कविता का अर्थ समझकर अपने शब्दों में लिखना। दूसरा है, रस अलंकार गुण और छंद आदि को समझकर कविता में इनकी उपयोगिता का हृदयंगम करना, यानी याद रखना या याद करना। तीसरा नंबर है, अच्छे भाव वाले पदों को कंठस्थ करना और उनका मुखर पाठ करना, यानी अच्छे भाव जिसमें अच्छा अर्थ हो उसको याद करना और अपने मुख से पढ़ना या गुनगुनाना, गाने के जैसे। काव्य के भेद देखते हैं। काव्य के भेद या काव्य के प्रकार। काव्य के मुख्य दो भेद होते हैं या काव्य के मुख्य दो प्रकार होते हैं। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। समझ में आया? पहला है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। श्रव्य माने क्या होता है? सुनना, और दृश्य माने देखना, यानी सुनने वाला काव्य और देखने वाला काव्य। इसके आगे देखते हैं, श्रव्य काव्य वह काव्य है जो कानों से सुना जाता है। समझ में आया? श्रव्य काव्य वह काव्य है जो कानों से सुना जाता है। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जाता है, जैसे नाटक। श्रव्य काव्य के दो भेद हैं। अब यहाँ पर देखिए, श्रव्य काव्य के भी दो भेद या दो प्रकार हैं। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियां आती हैं। उसके बाद मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं। पहला है पाठ्य मुक्तक तथा दूसरा गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक का मतलब होता है पढ़ना और गेय मुक्तक का मतलब होता है गाना। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, प्रबंध काव्य। अब आया है प्रबंध काव्य, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला है महाकाव्य। समझ में आ रहा है? यानी कि श्रव्य काव्य के दो भेद, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रबंध काव्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर मुक्तक काव्य के बारे में, फिर उसके बाद मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं, फिर इसके पाठ्य मुक्तक के बारे में पढ़ेंगे, फिर गेय मुक्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में पहला क्या आता है? महाकाव्य। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। महाकाव्य क्या होता है समझते हैं। तो महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक उदात्त
और महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान तथा शेष रस गौण रहते हैं। महाकाव्य महाकाव्य सर्गबद्ध होता है तथा इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य की कथा में धारावाहिता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंगों का समावेश भी होना चाहिए। महाकाव्य में क्या होता है, कम से कम 8 सर्ग होते हैं, यानी 8 भाग। इसके आगे देखते हैं। आधुनिक युग के महाकाव्य में प्राचीन प्रतिमानों में परिवर्तन हुआ है। इतिहास के स्थान पर मानव जीवन की कोई भी घटना, कोई भी समस्या इसका विषय हो सकती है। महान पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति इसका नायक हो सकता है, परंतु उस पात्र में क्षमता का होना अनिवार्य है। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, देखते हैं कौन कौन से। पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, प्रियप्रवास, कमायनी, उर्वशी, लोकायतन। दूसरा नंबर है खंड काव्य। इसके बारे में पढ़ते हैं। खंड काव्य में जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष अथवा रूप का संक्षिप्त चित्रण होता है। पर खंड काव्य महाकाव्य का संक्षिप्त रूप अथवा एक सर्ग नहीं है। कह रहा है कि खंड काव्य महाकाव्य का संक्षिप्त रूप अथवा एक सर्ग नहीं है, यह अलग होता है। महाकाव्य से खंड काव्य अलग होता है। खंड काव्य में अपनी पूर्णता होती है। संपूर्ण रचना में प्रायः एक ही छंद प्रयुक्त होता है। संपूर्ण रचना में मतलब पूरा रचना एक छंद में ही प्रयुक्त होता है या प्रयोग होता है। इसके उदाहरण देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुस, सुदामा चरित, पथिक, गंगावतरण, हल्दी घाटी हिंदी के कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। ये हिंदी के प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। आगे देखते हैं तीसरा, आख्यानक गीतियाँ। महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी का नाम आख्यानक गीत है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा आदि के प्रेरक घटना मित्रों से कथा कही जाती है। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है। गीतात्मकता और नाटकीयता इसकी विशेषताएं हैं। झांसी की रानी, रंग में भंग, विकट भट्ट आदि रचनाएं आख्यानक गीतियों में आती हैं। आगे देखते हैं, मुक्तक काव्य के बारे में पढ़ते हैं। मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार का होता है, यानी मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य से अलग, भिन्न मतलब अलग प्रकार का होता है। इसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का चित्रण होता है। इसमें महाकाव्य या खंड काव्य जैसी धारावाहिता न होने पर भी इनका वर्ण विषय अपने में पूर्ण होता है। प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है, जैसे बिहारी, कबीर, रहीम के दोहे तथा सूर और मीरा के पद। पाठ्य मुक्तक, इसमें विषय की प्रधानता रहती है। किसी में किसी प्रसंग को लेकर भावानुभूति का चित्रण होता है और किसी में किसी विचार अथवा रीति का वर्णन किया जाता है। कबीर, तुलसी, रहीम के भक्ति एवं नीति के दोहे तथा बिहारी, मतीराम, देव आदि की रचनाएं इसी कोटि में आती है। इसी कोटि मतलब मुक्तक काव्य में, यानी पाठ्य मुक्तक में आते हैं। दूसरा है गेय मुक्तक। इसे गीत या प्रगीति काव्य भी कहते हैं। यह अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थक है। इसमें भाव प्रवणता, आत्म अभिव्यक्ति, सौंदर्यमयी कल्पना, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। अगली क्लास में मिलते हैं। आज यहीं तक।